हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 6 के बैलेंस शीट कोर्स के। देखिए, इस कोर्स में हमें सीखना क्या है वो समझिए। बैलेंस शीट को बनाना तो आप स्कूल में भी सीख जाते हैं, क्लास 11 12th में। इस कोर्स में आपको सीखना है बैलेंस शीट को एनालाइज करना, बैलेंस शीट को पढ़ना। आप बैलेंस शीट को समझ सकें कि बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है। तो इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस शीट को एनालाइज करना, ताकि आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, पहले मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे होते हैं ना, बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उन्हीं को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। यानी कि बिजनेस की वर्किंग चलाने के लिए जो जो कैपिटल लगता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब रोजमर्रा का मतलब इसमें मंथली खर्चों की बात करी जा रही है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर रॉ मटेरियल खरीदना हो, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी हो, लेबर को वेजेस पे करनी हो, बिल्स भरने हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं ना रोजमर्रा के, उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अब इसमें पहले पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। इसका जो फॉर्मूला है ना, ये तो आपने क्लास 12th में भी सीखा होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कुछ इस प्रकार करते हैं, मगर ये फॉर्मूला हमें बताता क्या है, क्या समझाता है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो कोई भी आप बहुत ही इजी फॉर्मूला है, करंट एसेट सभी को पता है क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं वो भी पता है, फॉर्मूला लगाकर आप वर्किंग कैपिटल निकाल लोगे। मगर ये फॉर्मूला हमें क्या सिखा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वो समझते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो अगले एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़ क्या है? ये वो लायबिलिटीज़ हैं जिनकी पेमेंट अगले एक साल के अंदर अंदर करनी है, उनको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है। करंट, ये आपने यहाँ पर देखा, करंट एसेट्स इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज़। इसका क्या मतलब है? पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है, किसी को आपने 100 रुपये देने हैं। तो अगर आपकी जेब में 70 रुपये आप लेकर जाएंगे तो क्या आप उसकी पेमेंट कर पाएंगे 100 रुपये की? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 80 रुपये लेके जाएंगे अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में, तो भी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 90 रुपये लेके जाएंगे तो भी ये आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरे 100 रुपये लेके जाएंगे तो आप पेमेंट तो कर देंगे, मगर आपकी जो पॉकेट है वो खाली हो जाएगी, आपकी पॉकेट में कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर आप 100 रुपये की पेमेंट करने चाहते हैं तो आप अपनी जेब में थोड़े ज़्यादा ही पैसे लेके जाते हैं। मान लो आप 150 रुपये या फिर 200 रुपये लेके गए, तो इससे क्या होगा, आपने 100 रुपये की अपनी पेमेंट भी कर दी और आपके पास अभी भी 50 या 100 रुपये आपकी पॉकेट में अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है। तो हमेशा ये जो हमारा फॉर्मूला है ना वर्किंग कैपिटल का, ये हमें क्या सिखाता है? अगर आपको करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है तो आप कहाँ से करेंगे? आप करेंगे अपने करंट एसेट्स में से। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? ये वो एसेट्स हैं जो अगले एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं? जिनकी आपको अगले एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। तो हमेशा करंट एसेट्स आपके ना ज़्यादा होने चाहिए करंट लायबिलिटीज़ से, ताकि जो वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव निकल कर आए, प्लस में निकल कर आए। अगर मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, करंट लायबिलिटीज़ है आपकी 100, ठीक है, और आपकी जेब में है 200 रुपये, पेमेंट करनी है 100 रुपये की, जेब में है 200 रुपये। तो अब आपकी जेब में कितने रुपए रह गए? 100 रुपये रह जाएंगे पेमेंट करने के बाद। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आपकी पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब इसको दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो आपको पेमेंट करनी है 100 रुपये की, मगर आपकी जेब में है 70 रुपये। तो ये इस केस में क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ गई। कितने से? -30 हो गई आपकी। तो क्या ये सिचुएशन अच्छी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो हमको यही बताता है
कि आपकी जेब में कितने रुपए होने चाहिए और कितने रुपए से आपका काम नहीं चलेगा। इसमें पहले इसको समझते हैं, फिर आगे इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म डेट्स चुकाने के बाद भी कुछ पैसा बचता है। इस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आती है। मैंने बताया ना, अगर आपकी जेब में 200 रुपये है और आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है तो अभी भी आपकी जेब में 100 रुपये बचेंगे और ये पॉजिटिव कहलाएगा। आपके बिजनेस के लिए ये अच्छी सिचुएशन है कि करंट एसेट आपके अभी भी 100 रुपये से बचे हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके बिजनेस के लिए हेल्दी साइन है अगर आपकी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, शर्मा ट्रेडर है, शर्मा ट्रेडर्स के पास कैश है 50,000 रुपये का, इसके बैंक में पड़े हुए हैं 1,20,000 रुपये, डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के और इन्वेंट्री है 1.5 लाख रुपए की। यानी कि इनके पास करंट एसेट जो है टोटल वो है 5,20,000 रुपये के। करंट एसेट कितने हैं? 5,20,000 के। अब जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि जो सप्लायर जिनको पेमेंट करनी है वो है 80,000 रुपये। बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है वो है 20,000 रुपये का, इसकी पेमेंट करनी है। कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं जिनकी पेमेंट करनी है वो है 30,000 रुपये के। शॉर्ट टर्म लोन है, लोन की पेमेंट करनी है 40,000 रुपये की। यानी कि जो टोटल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी जो अगले 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है वो है 1,70,000 रुपये। बिजनेस के पास 50,000 का कैश, बैंक में 1,20,000 और 3.5 लाख रुपए के डेटर्स और इन्वेंट्री है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, बिजनेस के पास जो करंट एसेट्स हैं वो हैं 5,20,000 रुपए के और बिजनेस को पेमेंट करनी है 1,70,000 रुपए की, 1,70,000 रुपए की। ठीक है, तो इसका मतलब पेमेंट करने के बाद अगर आज पेमेंट करनी पड़ जाए बिजनेस को इन सभी लायबिलिटीज की अगर आज पेमेंट करनी पड़ जाए तो बिजनेस के पास 5,20,000 रुपये हैं। इसकी पेमेंट करने के बाद भी बिजनेस के पास 3,20,000 रुपये बच जाएंगे, 3,50,000 रुपये बच जाएंगे। 3,50,000 रुपये अभी भी बिजनेस के पास बच जाएंगे इसकी पेमेंट करने के बाद। करंट एसेट अभी भी 3,50,000 से बिजनेस के पास होंगे। तो ये एक अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। मैंने आपको बताया था ना, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसको हेल्दी माना जाएगा। तो ये जो शर्मा ट्रेडर्स हैं ये इनके लिए एक अच्छी पोजीशन है इनकी कि इनके पास इनका जो वर्किंग कैपिटल है, ये क्या निकाला हमने, वर्किंग कैपिटल। इनकी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। मगर सवाल ये आता है, क्या हमेशा, देखो यहाँ तक जिसने भी अभी तक क्लास को लिया है, इस लेक्चर में बना हुआ है, उसने जो अभी तक सीखा है वो बिल्कुल बेसिक सीखा है। फॉर्मूला लगाकर कोई भी बता देगा कि पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है, तो वो बता देगा कि हेल्दी है या अनहेल्दी है वर्किंग कैपिटल। अब जो आगे के पॉइंट हैं वो थोड़ा आपको समझना जरूरी है। आपके अंदर जो मैं बार बार कहता हूँ ना, एनालिटिकल स्किल्स आएंगे आपके अंदर, आप बिजनेस को एनालाइज कर पाएंगे, बैलेंस शीट को एनालाइज कर पाएंगे, वो अब शुरू होगा। ठीक है, शर्मा ट्रेडर्स के लिए तो ये पॉजिटिव साइन है कि हाँ, कि इनकी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद भी इनके पास 3.5 लाख रुपए के करंट एसेट बचेंगे। शर्मा ट्रेडर्स के पास अपनी सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करने के बाद भी 3.5 लाख बचते हैं। ये पैसा बिजनेस ऑपरेशन के लिए फ्रीली अवेलेबल है। कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है, फाइनेंशियली कंपनी हेल्दी है। ठीक है, तो इसका मतलब जब जब पॉजिटिव आएगा वर्किंग कैपिटल तो वो बिजनेस के लिए हेल्दी मानी जाएगी। इसका आंसर है नहीं, नो। क्यों, अभी सीखते हैं। सिर्फ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल को सही कहना, गुड कहना सही नहीं है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल मिसयूज भी हो सकती है। यह आपको यहां से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से। ये कोई गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके बिजनेस की बात करते हैं। इनके पास 15 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। क्या है, इन्वेंट्री। और ये 8 महीने से इनके पास है। यानी कि बिजनेस के पास करंट एसेट में अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, 15 लाख रुपए के इनके पास इन्वेंट्री है, जो कि 8 महीने से इनके पास है। डेटर्स हैं 12 लाख रुपए के, यानी कि कस्टमर जिनसे पेमेंट मिलनी बाकी है वो है 12 लाख रुपए के। और ये कस्टमर वो हैं जिनसे 6 महीने के आसपास हो गया, इनसे अभी तक पैसे रिकवर नहीं हुए हैं। 6 महीने से कस्टमर्स ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है जी। बिजनेस के पास कैश है 5 लाख रुपए का
और ये बैंक में ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है, इसको कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया 15 लाख, 12 लाख, 27 लाख और 5 बिजनेस के पास करंट एसेट हो गए 32 लाख रुपए के टोटल। करंट एसेट हो गए 32 लाख रुपए के। अगर मैं इस बिजनेस की करंट लायबिलिटीज निकाल लूँ जो कि गिवन है 4 लाख रुपए, तो अब मैं इनकी वर्किंग कैपिटल निकाल सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? वही करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 32 लाख रुपए के और जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है 4 लाख रुपए की। तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल आई 28 लाख। तो ये तो पॉजिटिव है, तो क्या इसको हम हेल्दी बोलेंगे? क्या ये बिजनेस के लिए हेल्दी है? वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, क्या ये हेल्दी है या ये हेल्दी नहीं है? क्योंकि अभी हमने सीखा था अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो वो हेल्दी कहलाएगी। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उसमें हम हेल्दी बोलेंगे कि बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हेल्दी है। इस केस में हम इसको हेल्दी नहीं बोलेंगे, ये हेल्दी नहीं है। क्यों? जबकि पॉजिटिव है वर्किंग कैपिटल। क्योंकि आप इधर ध्यान देंगे, अगर हमने सीखा था करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो अगले 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। आपके पास इन्वेंट्री है, आप उसको बेच दोगे तो आपका कैश में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो कैश बन गया। डेटर्स कौन है? जिनको आपने इन्वेंट्री ऑलरेडी बेच दी, अपना जो गुड्स है, प्रोडक्ट है वो बेच दिया है, बस उनसे अभी पेमेंट आना बाकी है, तो ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं अगले 1 साल में। कैश तो कैश ही है, अगर बैंक में हो तो बैंक वो भी कैश ही है, आपका ही है। तो जो ये इन्वेंट्री है 15 लाख से, अगर आप इस पर ध्यान दें, ये 8 महीने से बिजनेस के पास पड़ी हुई है, बिजनेस के गोडाउन में पड़ी होगी इन्वेंट्री, अभी तक बिकी नहीं है। 8 महीने हो गए ऑलमोस्ट, जो कि बहुत लंबा पीरियड माना जाता है, एक अच्छा खासा पीरियड माना जाता है, क्योंकि जो इनका टिपिकल जो साइकिल होती है ना स्टॉक को बेचने की, वो 3 से 4 महीने की होती है। अगर कोई 8 महीने से आपके पास गुड्स पड़े हुए हैं और नहीं बिके हैं तो ये एक कंसर्न वाली बात है। तो 15 लाख रुपए का तो आपके पास इन्वेंट्री है और 12 लाख रुपए के डेटर्स हैं और वो ये 6 महीने से हैं। तो यहाँ पर रिस्क क्या है? यहाँ पर रिस्क ये है कि ये बैड डेट हो सकते हैं, क्योंकि डेटर का भी जो साइकिल होती है वो भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के अंदर अंदर इनसे पेमेंट रिकवर कर लेनी चाहिए, इनसे कलेक्शन कर लेनी चाहिए। 6 महीने से अगर इनसे पेमेंट नहीं मिली है, इसका मतलब ये बैड डेट का यहाँ पर रिस्क है। और यहाँ पर क्या रिस्क है कि ये अभी तक 8 महीने तक ये गुड्स नहीं सेल हो पाए हैं, नहीं बिक पाए, तो हो सकता है आगे भी ना बिक पाए। तो इसका मतलब ये जो 27 लाख रुपए हैं, ये जो 27 लाख रुपए हैं, ये अभी कैश में हो सकता है कन्वर्ट ना हो पाए, क्योंकि ये माल बिक नहीं रहा है और यहाँ से कलेक्शन की प्रॉब्लम है, डेटर से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक तरीके से पैसा रुका हुआ है यहाँ पर। तो इसीलिए, और ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, देखें यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 12 लाख, और कैश आइडल पड़ा हुआ है। अगर इस कैश को हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देते, फिक्स डिपॉजिट में लगा देते, म्यूचुअल फंड में लगा देते, तो हमको इंटरेस्ट भी रिसीव होता, इंटरेस्ट भी मिलता, है ना। करंट लायबिलिटी सिर्फ 4 लाख ही है, तो इसलिए ये भले ही यहाँ पर पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आई है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 लाख का स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब स्टॉक पड़ा हुआ है तो गोडाउन में, तो वहाँ पर कुछ स्टोरेज की कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। गोडाउन में रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी आएगा गोडाउन का, तो खर्चा तो वहाँ पर बनेगा ही बनेगा, मगर वहाँ से कुछ इस 15 लाख रुपए से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, कुछ आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। डेटर्स की बात करें 12 लाख, तो यहाँ पर ये बैड डेट का रिस्क है डेटर्स में। जो 5 लाख का आपका कैश है वो आइडल पड़ा हुआ है, तो ये इससे क्या होगा, एक तरीके से आपके लिए इन्फ्लेशन से वैल्यू घट रही है इससे, क्योंकि आपने आइडल रखा हुआ है कैश। अगर आप इसको इस 5 लाख रुपए को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आपको वहाँ से रिटर्न साथ में मिलता रहता, रिटर्न भी मिलता। मगर ये 5 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आपने क्या एनालाइज करा इसमें? आपने ये एनालाइज करा कि भले ही वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हो, मगर हमको ये देखना है ये जो करंट एसेट है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। हमने कॉम्बिनेशन देखा, इन्वेंट्री 8 महीने से नहीं बिकी, डेटर्स 6 महीने से रिकवर नहीं हुए, कैश काफ़ी, देखो आप इनकी करंट लायबिलिटीज 4 लाख ही हैं, मगर कैश इनके पास 5 लाख रुपए का ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है इन्होंने, कुछ इनकी प्लानिंग नहीं है कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने हैं,
कुछ पैसे की। इस 5 लाख में से 3 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, 2 लाख रुपए का बैंक में रख सकते थे, इन्होंने नहीं करा, है ना। तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि भले ही वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हो, मगर वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उस बिज़नेस के लिए हेल्दी हो, क्योंकि इन पैसे का यूज़ करके कंपनी एक्सपेंड कर सकती थी, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती थी, और ये सब मिस हो गया क्योंकि इन्होंने ये पैसा एक तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आ रही है तो इसका मतलब पैसे का कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हुआ है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आई है। पेमेंट सिर्फ 4 लाख की करनी है, वर्किंग कैपिटल माइनस करने के बाद भी करंट लाइबिलिटीज़ को 28 लाख बच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आपने प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करा पैसों का। अगर आप इन्वेंट्री की सही से प्लानिंग करते, सही मात्रा में इन्वेंट्री खरीदते, तो आप 8 महीने से, ऐसा नहीं होता कि 8 महीने से आपकी इन्वेंट्री गोडाउन में पड़ी हुई है। आपको इन्वेंट्री की प्लानिंग सही से करनी चाहिए, और एक प्लान इसका भी बनाना चाहिए कि डेटर से कितने महीने में कितने जल्दी पैसा कलेक्ट किया जाए, इसका भी प्लानिंग करनी चाहिए। और कैश को कैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो गोडाउन का कॉस्ट है, ऑब्सोलीट रिस्क है, यानी कि ऑब्सोल्यूशन रिस्क का मतलब गोडाउन में ऐसी पड़ा हुआ है आपका जो प्रोडक्ट गुड्स हैं, जो आपके जो माल पड़ा हुआ है गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो ऐसे ऐसे एक तरीके से पड़े पड़े सड़ रहा है, वो किसी यूज़ का नहीं है। और ये आइडल कैश का मतलब इन्फ्लेशन का लॉस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप कहीं पर इसको इन्वेस्ट कर देते तो आपको साथ में रिटर्न भी मिलता, जो कि अब नहीं मिल पा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप एक लीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो, जो मैंने आपको बताया, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। डेटर्स कलेक्शन इम्प्रूव करो, और जो जितना भी एक्सेस कैश है उसको आप फिक्स डिपॉजिट में या किसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो। तो ये तो हमने अभी ये देखा कि अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आ जाए तो वो भी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं, ये भी तो हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ जाए या फिर बहुत कम आ जाए, उसको क्या कहा जाएगा, उस जरा समझते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल बहुत कम है या फिर नेगेटिव है तो कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाती। ये वो वाला सीन है जैसे कि मैंने आपको बताया था। मान लो आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है, आपकी जेब में 70 रुपये हैं, तो इसको आप अच्छा नहीं मानेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप -30 रुपीज़ से अभी हैं, आपकी जेब में पैसे कम है। तो कोई भी ये कंडीशन नहीं चाहेगा कि उसको पेमेंट ज़्यादा रुपए की करनी है और उसके पास कम पैसे हों। तो अगर ऐसा सीन हो जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, जो कि अनहेल्दी मानी जाती है बिजनेस के फाइनेंस के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वर्मा कंस्ट्रक्शन है, इनके पास कैश है 20,000 रुपये का सिर्फ, और डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के, इन्वेंट्री है 80,000 रुपये की, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 3.5 लाख रुपए की। अगर हम इनका टोटल करें ये बनते हैं 3 लाख रुपए। इनके पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपए के, और पेमेंट करनी है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 3.5 लाख रुपए की। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो अगले एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो अगले एक साल में जिनकी पेमेंट करनी है। ये बार बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैश, डेटर और इन्वेंट्री कितने हैं? 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के, पेमेंट करनी है 3.5 लाख रुपए की। तो ये सिचुएशन आ गई है। यहाँ पर आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव आएगा 50,000 रुपये से। तो ये अच्छी सिचुएशन है या नहीं? बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। बिजनेस के ऊपर ये एक तरीके का क्राइसिस है, क्योंकि आप करंट लाइबिलिटीज़ में अगर देखें, वेजेस की पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस होंगी, सप्लायर है जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी भी पेमेंट करनी है ना। तो अगर आप वर्कर की पेमेंट नहीं देंगे, उसको सैलरी पे नहीं करेंगे, वेजेस पे नहीं करेंगे, तो वर्कर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, 50,000 रुपये कम है आपके पास,
सप्लायर जिससे आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसके भी पैसे देने, उसको पैसे नहीं देंगे तो वो मटेरियल आपको बेचना बंद कर देगा, आपके पास रॉ मटेरियल की भी कमी हो जाएगी, प्रोजेक्ट आपका रुक जाएगा जिसकी वजह से, और जो क्लाइंट है वो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। क्लाइंट कौन? जिसको आपने गुड्स बेचने हैं। आप टाइम पर नहीं बेच पाओगे ना, क्योंकि सप्लायर ही आपकी रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा, रॉ मटेरियल आप नहीं खरीद पाओगे तो होगा क्या, आप फिनिश गुड्स भी नहीं बना पाओगे, फिनिश गुड्स नहीं बना पाओगे तो क्लाइंट तक आप अपने गुड्स नहीं बेच पाओगे, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, जिसकी वजह से आप अब इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप क्या करोगे, बैंक से लोन लोगे। बैंक से लोन लोगे तो उस बैंक के लोन का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, एक बर्डन और बढ़ जाएगा आपके ऊपर। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में करंट एसेट्स नहीं है। ठीक है जी। तो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, अगर वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि बिजनेस के पास चलो पैसे तो हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, मगर वो पैसा सही जगह पर यूज़ नहीं हो रहा है, वो आइडल पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, उसको सही जगह पर यूज़ किया जा सकता है। उन पैसे को एक प्लानिंग की ज़रूरत है बिजनेस को, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर ऑप्टिमम है, बैलेंस्ड है वर्किंग कैपिटल, तो हम कहेंगे कि हाँ बिजनेस स्मूथली चल रहा है। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है और आपकी जेब में 150 रुपये या फिर 200 रुपये भी हैं, 300 रुपये भी हैं, तो आप कहेंगे चलो ठीक है कि पेमेंट करने के बाद भी आपकी जेब में पैसे रहेंगे। ऐसा ना हो कि आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है और आप 1 लाख रुपये लेके निकल रहे हैं जेब में, तो ये तो कोई बात नहीं बनेगी। इस 1 लाख रुपये का आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो और दूसरी बात, अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आए तो मैंने आपको बताया, अगर 100 रुपये की पेमेंट करनी है, आपकी जेब में 70 रुपये हैं, तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये तो कोई भी बता सकता है ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस है, आपके पास इतने एसेट नहीं है कि आप उनको बेच कर अपनी करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकें। आपके एसेट लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मतलब जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अभी तक जो हमने सीखा वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड था। ये हमें सीखना था, एनालाइज करना था कि आप जब वर्किंग कैपिटल निकालें तो आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए करंट एसेट कौन कौन से हैं, इस पर ध्यान रखना है आपको। करंट लायबिलिटी की तो पेमेंट करनी ही है आपको, मगर फोकस आपका होगा करंट एसेट कौन कौन से हैं, तभी आप ये जो मैंने ये टेबल आपको बना के दिए यहाँ तक पहुँच पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी एक और टॉपिक है, कैश वर्सेस प्रॉफिट। लास्ट में मैं इसको वर्किंग कैपिटल से ही रिलेट कराऊंगा आपको। ठीक है, अब ये क्या होती है ये भी समझते हैं ज़रा। कैश और प्रॉफिट का कंफ्यूजन दूर करते हैं और फिर इसी वीडियो में हम लास्ट में देखेंगे कि इसको मैं रिलेट करवा दूंगा वर्किंग कैपिटल से। ठीक है जी। तो समझते हैं कैश क्या है और प्रॉफिट क्या है। देखिए, ये फाइनेंस का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है और एग्जाम में भी आपके बहुत काम आएगा कि कैश क्या है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कैश ही प्रॉफिट है, कैश ही प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम इसमें सीखते हैं जल्दी। एक कंपनी के पास, एग्जांपल लेते हैं सीधा, एक कंपनी के पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन बैंक अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये हैं। यानी कि बिजनेस के पास जो कैश है वो 20,000 रुपये है और प्रॉफिट बिजनेस ने दिखाया है 5 लाख रुपए का। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए ना आपको ये पढ़ना होगा अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये हमें क्या सिखाता है कि बिजनेस की जो इनकम है, जब जब बिजनेस की इनकम अर्न कर ली जाएगी ना, कमा ली जाएगी, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब जब बिजनेस खर्चा इंकर्ड करेगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब जब बिजनेस रेवेन्यू को अर्न करेगा ना, यानी कमाएगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब बिजनेस के जो खर्चे हैं ना, एक्सपेंसेस हैं, इंकर्ड हो जाएंगे तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू
रेवेन्यू अर्न का मतलब ये होता है, अगर मैं सेल की बात करूं तो इसमें कैश सेल करी बिजनेस ने, तो ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, क्योंकि बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट बेचा, गुड्स सेल करे और बिजनेस को बदले में कैश मिला। प्लस क्रेडिट सेल भी इसमें इंक्लूड होती है, क्रेडिट सेल्स भी इसमें इंक्लूड है। क्रेडिट सेल में क्या होता है, आपने गुड्स तो बेच दिए, कस्टमर को गुड्स तो बेच दिए, मगर आपके पास पैसा नहीं आया, आपने उधार की सेल करी है। जैसे ही आपने गुड्स बेच दिए तो हम अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंगली, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम मान लेंगे कि आपने इनकम रेवेन्यू को आपने अर्न कर लिया है, कमा लिया है। भले ही आपको पैसे अभी नहीं मिले, फ्यूचर में तो मिलेंगे, तब तक वो आपके लिए डेटर कहलाएगा। फ्यूचर में तो पैसे मिलेंगे आपको, फ्यूचर में मिलेंगे ही, तो हम इसको अभी रेवेन्यू मान लेंगे। ठीक है, तो मान लो कैश सेल हुई 1,00,000 रुपए की, आपने 1,00,000 रुपए की कैश सेल मान ली, कैश आया बिजनेस के पास 1,00,000 रुपए का, और 2,00,000 रुपए की क्रेडिट सेल हुई। क्रेडिट सेल कितनी हुई, 2,00,000 रुपए की। इधर कैश नहीं आया बिजनेस के पास, मगर हमने इसको रेवेन्यू मान लिया। इसको क्यों, क्योंकि बिजनेस ने अर्न कर लिया, क्योंकि बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया। तो टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल हो गई 3,00,000 रुपए की, 3,00,000 रुपए की टोटल सेल। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, टोटल सेल हो गई 3,00,000 रुपए की। अब मान लो बिजनेस के जो टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंसेस हैं, वो हो गए 1,80,000 रुपए के, 1,80,000 के टोटल एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 रुपए का क्या है, ये प्रॉफिट है। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, मगर ध्यान क्या देना आपको, इसमें वो सेल भी इंक्लूड है, ये वाली सेल भी इंक्लूड है इसमें, क्रेडिट सेल, जिसका पैसा अभी तक बिजनेस के पास नहीं आया। तो प्रॉफिट तो 1,20,000 है, मगर बिजनेस के पास कैश सिर्फ 1,00,000 ही है। कैश कितना है, कैश है सिर्फ 1,00,000 रुपए। बिजनेस के पास अगर हम कैश की बात करें, पैसा कितना है, मनी कितना है, वो है 1,00,000 रुपए। और प्रॉफिट ऑन पेपर दिखाया जाए तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ऑन पेपर। तो इसमें यही समझाना चाहते हैं कि अक्रूवल बेसिस, क्योंकि हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स में, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना, तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करी जाती है, वो करी जाती है अक्रूवल बेसिस के अनुसार। तो इसमें इसकी वजह से होता क्या है, आपका प्रॉफिट भले ही ज़्यादा आ रहा हो, आपके पास हो सकता है कैश बहुत कम हो। इसी वजह से आप कई बार देखते होंगे, कई कंपनीज ऐसे हैं, कई बिजनेस ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल होते हुए भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कैश नहीं है, उनका सारा जो फंड से ब्लॉक हुआ है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है, देखिए, जब आप द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू से खर्चों को माइनस कर देते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो उस अकाउंटिंग पीरियड का हमको पता चल जाता है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। कब, जब हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। अब क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स फॉलो करते हैं, और अक्रूवल बेसिस हमें बताता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाए, खर्चे तब रिकॉर्ड करो जब वो इंकर्ड हो जाए। ठीक है, कैश क्या होता है, कैश तो सभी को पता है कैश क्या होता है, एक एक्चुअल लिक्विड मनी होता है वो, जो कि आपके पास होता है या फिर आप उसको अपने बैंक में जमा करके रखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल करा चुका हूँ कि प्रॉफिट होने के बाद भी कैश क्यों नहीं होता। कई बार सिचुएशन होगी, बिजनेस का प्रॉफिट तो हुआ है
मगर कैश नहीं है बिजनेस के पास। चलिए इसको समझते हैं। 5 मेजर रीज़न है इसको समझने के, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने बता दिया, क्रेडिट सेल। जब कंपनी क्रेडिट पर बेचती है, सीधा एग्जांपल पे आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में। राजेश ट्रेडर हैं जिन्होंने नवंबर में 3 लाख रुपए का माल अनिल स्टोर्स को क्रेडिट पर बेचा। ठीक है, 3 लाख रुपए का माल बेचा, इसका मतलब अनिल स्टोर्स क्रेडिट पर बेचा, तो इसका मतलब अनिल स्टोर क्या बन गए? अनिल स्टोर्स बन गए डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके लिए राजेश ट्रेडर्स के लिए कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। क्या इसमें कैश मिला बिजनेस को? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि क्रेडिट सेल है। प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख रुपए रेवेन्यू शो होगा। ये जो 3 लाख रुपए हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी आपने? डेटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं ना, डेटर्स टू सेल्स, 3 लाख रुपए से आपने इसकी एंट्री करी होगी। तो ये जो टू सेल है, ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करा होगा। 3 लाख रुपए की रेवेन्यू शो करी होगी, 3 लाख रुपए की। मगर देखने वाली बात ये है, आपने इसको रेवेन्यू तो दिखा दिया, मगर आपको अभी तक कैश नहीं मिला। आपने इसको इनकम दिखा दिया, मगर कैश नहीं मिला। दिसंबर में राजेश के जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें देखो प्रॉफिट में 3 लाख रुपए, लेकिन कैश में 0। कैश होगा ही नहीं। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाने जाऊं इस बिजनेस की, तो जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, मान लो इनके कोई खर्चे नहीं थे, यही इनका प्रॉफिट है। मान लो सेल करी 3 लाख रुपए की, कुछ खर्चे नहीं थे। फॉर एग्जांपल मान लो कि खर्चे कुछ थे ही नहीं, 3 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। मगर बिजनेस के पास कैश होगा क्या? कैश होगा ही नहीं, नील। क्योंकि ये सारा का सारा जो सेल करी गई है, ये क्रेडिट पर करी गई है, उधार पर। बिजनेस के पास कैश नहीं है। ऑन पेपर आपको दिखेगा प्रॉफिट कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें वही बताया गया इस एग्जांपल में भी कि बैलेंस शीट जब बनेगी, बिजनेस के पास कैश नहीं होगा, मगर बिजनेस का प्रॉफिट जरूर होगा। अभी सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं? हम बस ये सीख रहे हैं कि कैश और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसको एक मत मान लेना। इसका कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है इसका? इन्वेंट्री। देखो, मेहता मैन्युफैक्चरिंग ने अक्टूबर में 4 लाख रुपए के रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, और 1 लाख रुपए का फिनिश गुड्स बनाया जो अभी बिका नहीं। अब जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो इसका मतलब बिजनेस के पास स्टॉक आया। कितने रुपए का खरीदा? 4 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा 4 लाख रुपए का, जिसमें से और 1 लाख रुपए का फिनिश गुड्स बना दिया। कैश 4 लाख रुपए से कम हो गया होगा, क्योंकि जब आपने स्टॉक खरीदा तो आपने पेमेंट करी होगी ना कैश की। तो आपका 4 लाख रुपए से कैश आपका 4 लाख रुपए से कम हो गया, 4 लाख रुपए से कम हो गया। मगर आपका 4 लाख रुपए से कैश तो कम हुआ, मगर आपने एक एसेट बना दिया स्टॉक के नाम का, स्टॉक के नाम से, इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, है ना। इस इन्वेंट्री में 1 लाख रुपए का फिनिश गुड्स भी है, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक्सपेंस नहीं दिखाया। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री सीधा 5 लाख रुपए से शो होगी, ठीक है। 5 लाख से क्यों इन्वेंट्री शो होगी? 4 लाख का स्टॉक, और इसमें आपने देखा यहाँ पर 1 लाख रुपए का फिनिश गुड्स भी बिजनेस ने बनाया। तो टोटल स्टॉक कितना हो गया? इन्वेंट्री कितनी हो गई? इन्वेंट्री हो गई पूरे 5 लाख रुपए की। इन्वेंट्री किस चीज़ से मिलकर बनती है? इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, और फिनिश गुड्स भी होते हैं। इनसे मिलकर बनता है स्टॉक, कह लो इसको, या फिर इन्वेंट्री कह लो, ठीक है। तो इसी की बात करी जा रही है कि बिजनेस ने 4 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा था और फिनिश गुड्स थे 1 लाख रुपए के, ठीक है। तो बिजनेस का कैश तो कम हो गया 4 लाख रुपए से,
मगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने खर्चा नहीं दिखाया क्योंकि माल बिका ही नहीं, माल बिका ही नहीं। इसकी वजह से इन्वेंट्री अब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री, जबकि कैश हमारा कम हो गया है 4 लाख रुपए से। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं बाय सेल्स टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, टू परचेस। परचेस करी हमने 4 लाख रुपए की, ठीक है। क्या ये माल बिक गया? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये माल नहीं बिका, ये माल नहीं बिका, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर इधर लिखा हुआ है 4 लाख रुपए का माल खरीदा अक्टूबर में और रॉ मटेरियल खरीदा और 1 लाख रुपए का फिनिश गुड्स बनाया, जो अभी बिका नहीं, अभी बिका ही नहीं। 1 लाख का फिनिश गुड्स था, वो नहीं बिक पाया। मगर जब आपने ये 4 लाख के गुड्स खरीदे थे, आपका 4 लाख रुपए कैश कम हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, सेल आपकी कुछ हुई नहीं, सेल आपकी कुछ हुई नहीं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक? अगर मैं इसी 4 लाख की बात करूं, देखिए एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जिससे हमको बेनिफिट मिलता है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट बिजनेस को बिजनेस ने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारे लिए एसेट बन जाता है कि फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 4 लाख रुपए के गुड्स परचेज करे थे, इससे क्या बेनिफिट मिला? नहीं मिला, सेल हमारी हुई नहीं, तो इसका मतलब हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो अब हम इसको क्या मान लेंगे? इस खर्चे को मान लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम अपना एसेट मान लेंगे कि फ्यूचर में इसको हम बेचेंगे, यानी कि अगले साल बेचेंगे तो इससे हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपका 4 लाख यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक आपका हो गया, इन्वेंट्री हो गई आपकी 4 लाख रुपए की। क्लियर है? तो ये भी है कि आपका कैश तो कम हो गया, मगर आपने इसकी वजह से कहाँ गया इन्वेंट्री बिल्डअप, एक सेकंड, इन्वेंट्री बिल्डअप, इसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि कैश अलग है और जो प्रॉफिट है वो अलग चीज़ है। अगला रीज़न है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट परचेस। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो आपकी जेब से पैसे जाते हैं, कैश जाता है, बिल्कुल जाता है। मगर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें क्या आप सारा खर्चा दिखा देते हैं? नहीं, आप उसकी डेप्रिसिएशन दिखाते हैं सिर्फ। उसकी जो कॉस्ट है उसको आप क्या करते हैं? बराबर बराबर एलोकेट कर देते हैं हर साल उसकी यूज़फुल लाइफ में। जैसे कि सिंह टेक्सटाइल ने 20 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, ठीक है। खर्चा तो 20 लाख का हो गया ना, बिजनेस का कैश 20 लाख से कम हो गया। मगर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लो 10% की इसकी डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख रुपए का दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने खर्चा कितना दिखाया? 2 लाख रुपए का सिर्फ हर साल दिखाएंगे अगले 10 सालों तक। क्यों? क्योंकि हम पूरा 20 लाख का खर्चा नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका जो बेनिफिट मिलेगा इस मशीन से वो अगले 10 सालों तक मिलेगा। तो इसलिए हम इसकी जो कॉस्ट है उसको अगले 10 सालों तक बांटेंगे। मगर एक्चुअल में अगर आप देखें, आपकी जेब से 20 लाख रुपए कम हो गए, खर्चा हो गया 20 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट भले तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको दिखा देगा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मगर आपका कैश हो सकता है आपके पास बहुत कम बचा हो, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 20 लाख रुपए का।
सेम लॉजिक आप इस पे भी लगा देंगे, लोन की रिपेमेंट करिए अगर आपने, ठीक है। लोन अगर आप किसी से लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना होता है, साथ में इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होती है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ये हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में, ठीक है। तो इसमें यही बात करी जा रही है। कुमार लिमिटेड है कोई, 2020 में इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 2024 में उन्होंने 2 लाख रुपए की प्रिंसिपल की पेमेंट कर दी। प्रिंसिपल अमाउंट था जो उसकी पेमेंट कर दी। मैंने अभी क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट पेमेंट की ही हम खर्चा दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपये जो इंटरेस्ट पे किया गया था वो दिखाया गया, ठीक है। प्रॉफिट, अब जो बाकी का है, जो इन्होंने 2 लाख रुपए की पेमेंट करी है, ये क्या, ये कहाँ पर जाएगी? ये जो इनकी लाइबिलिटी है उसमें से कम इसको कर दिया जाएगा। पहले 10 लाख का लोन था, 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, अब लोन कितने का रह जाएगा? 8 लाख रुपए का लोन रह जाएगा, ठीक है। अब मान लो इन्होंने 80,000 रुपये की इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, तो ये जो 80,000 रुपये है ना, इसको हम खर्चा दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम चार्ज करेंगे, इस 2 लाख को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये लोन है, ये लायबिलिटी कम हो रही है, इससे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। मगर इस लायबिलिटी में जो आपको 10 लाख रुपए मिले हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट को हम खर्चा मानेंगे। तो 80,000 रुपये का खर्चा है और 2 लाख रुपए से आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। मगर देखा जाए टोटल जो बिजनेस का पैसा कम हुआ वो 2,80,000 रुपये से कम हुआ, बिजनेस का कैश 2,80,000 रुपये से कम हुआ, मगर हमने खर्चा सिर्फ इसी को माना। कैश हमारा 2,80,000 से कम हुआ, मगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट को माना। तो प्रॉफिट क्या होगा? इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। अगर हम पूरा 2,80,000 रुपये का खर्चा मानते तो हमारा प्रॉफिट कम आता, है ना। अब क्योंकि हमने प्रॉफिट खर्चा सिर्फ 80,000 को माना है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो प्रॉफिट अलग है, कैश अलग है। सेम लॉजिक आप इस पर लगाएंगे कभी भी जब आप कोई प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं, है ना। आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस करा, प्रीपेड एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट मानते हैं, करंट एसेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी सर्विस आप, जिस सर्विस के लिए आपने पेमेंट करी है वो आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। मान लो आपने प्रीपेड रेंट पे करा अगले 12 महीने का, तो अगले 12 महीने तो का आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट। एसेट क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि एसेट मानते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, भले ही हमने कैश आज पे कर दिया, कैश हमारा आज कम हो गया, मगर हम उसको एसेट मानते हैं, ना कि खर्चा मानते हैं। तो इसलिए सेम लॉजिक लगाएंगे कि हमारा कैश तो कम हो गया, मगर हमने उसको उसमें नहीं दिखाया, उसको खर्चा नहीं माना। जैसे जैसे बेनिफिट कंज्यूम होता जाएगा हम उसको खर्चा मानते जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, पटेल एंटरप्राइजेज हैं, इनके पास जो कैश 30,000 रुपये का है, बैंक 70,000 रुपये, बैंक में जो कैश है वो 70,000 रुपये का है, डेटर्स हैं 4.5 लाख रुपये के, और जो इन्वेंट्री है वो है 3 लाख रुपये की, प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000 रुपये के, यानी कि टोटल करंट एसेट है बिजनेस के पास 8,70,000 रुपये के, और जो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है वो है 4,80,000 रुपये की। तो अगर मैं इनकी वर्किंग कैपिटल निकालूं तो आएगा 3,90,000, 8,70,000 माइनस 4,80,000, 3,90,000 इनका वर्किंग कैपिटल आएगा, जो कि एक पॉजिटिव यानी कि हेल्दी माना जाएगा। इसको हम हेल्दी मानेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट का एनालाइज करा जाए कैश पोजीशन को, मान लो टोटल करंट एसेट हैं 8,70,000, और इस 8,70,000 में सिर्फ 1 लाख ही कैश है। अच्छा, ये इसी बैलेंस शीट के बारे में बताया जा रहा है। ये जो 8,70,000 के टोटल कैश है ना, टोटल करंट एसेट हैं, इसमें कैश देखा जाए तो सिर्फ 1 लाख रुपए का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब
88% एसेट जो हैं वो नॉन लिक्विड हैं, यानी कि अभी इतना पैसा वो है जो कैश में कन्वर्ट नहीं, मतलब लिक्विड कैश नहीं है, यानी कि बिल्कुल जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। प्रीपेड एक्सपेंस तो वैसे ही नहीं हो सकते कैश में कन्वर्ट, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में कर दिया है। डेटर से कैश निकालना हो, पैसे निकालना हो, थोड़ा टाइम लगता है। वहीं अगर इन्वेंट्री को बेचना हो, इसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए 88% जो आपका ये पैसा है वो एक तरीके से नॉन लिक्विड है। एकदम से इमीडिएटली पेमेंट आपको वहाँ से नहीं मिलने वाली। और अगर आपको इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ जाए अपनी लायबिलिटीज़ की, तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए का कैश है पेमेंट करने के लिए। तो ये आपने एनालाइज करा कि 3,90,000 रुपये दिख तो रहे हैं बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल के, मगर इसमें से सिर्फ पेमेंट करने के लिए अभी बिजनेस के पास, बिजनेस के गले में कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। पेमेंट करनी है 4,80,000 रुपये की। तो ये आप इसको खुद बिजनेस टू बिजनेस एनालाइज करेंगे। अगर मैं डेटर्स की बात करूं, 4.5 लाख रुपए के डेटर्स हैं। 8,70,000 में से 4.5 लाख रुपए के डेटर्स हैं, यानी कि 52% तो डेटर्स के पास फंसा हुआ है। तो इसमें से कितना चांसेस हो सकता है कि 4.5 लाख रुपए में से काफ़ी डेटर्स ऐसे होंगे जो पेमेंट शायद ना करें। तो इतना अमाउंट भी डेटर्स के पास नहीं होना चाहिए कि लगभग देख रहे हो 52% इसमें डेटर्स के पास है। तो ये आपको एनालाइज करना है कि इतना ज़्यादा करंट एसेट का पैसा भी डेटर्स के पास स्टक नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, जो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। इन्वेंट्री की बात करें तो 34% इन्वेंट्री में है। जो करंट एसेट का 34% है वो इन्वेंट्री में है। तो इन्वेंट्री में फंसा हुआ है एक तरीके से। जब तक वो इन्वेंट्री नहीं बिकेगी तब तक बिजनेस के पास कैश नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, स्टॉक कितने टाइम से पड़ा हुआ है। गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री है 3 लाख रुपए, कितने टाइम से पड़ी हुई है? क्या ये बहुत सालों से पड़ी हुई है, बहुत महीनों से पड़ी हुई है, या अभी अभी रिसेंटली परचेज करी है? तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। खाली ये नहीं है कि आपको सीधा आपने गए और वर्किंग कैपिटल निकाल दिया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। जब आप बिजनेस को संभालेंगे, बिजनेस के अकाउंटेंट बनेंगे, सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री कितने परसेंट है, कब खरीदी थी, कितना टाइम हो गया, गोडाउन में कब से पड़ी हुई है। इन सब पर भी आपको ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव तो है 3,90,000, मगर मिसलीडिंग है। कैसे मिसलीडिंग है मैंने आपको समझा दिया। इतना इतना अमाउंट तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें 1 लाख रुपए बिजनेस के पास कैश है, जबकि पेमेंट करनी है 4,80,000 रुपये की। डेटर्स कभी भी धोखा दे सकते हैं, इन्वेंट्री कब बिके ना बिके पता नहीं। तो इसलिए बिजनेस के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स, इनसे मिलकर बनती है हमारी इन्वेंट्री। ठीक है। और जब कैश से हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तो होता क्या है, जब कैश से रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदते हैं कंपनी, तो कैश इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, कैश अकाउंट में माइनस हो जाता है, इन्वेंट्री अकाउंट में प्लस हो जाता है। यानी कि जब आप कभी इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो जो आपकी इन्वेंट्री है वो बढ़ जाती है और जो कैश है वो कम हो जाता है। यही इसमें बताया गया है। फिर क्या करते हैं आप, इन्वेंट्री से आप प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे? उसको बेचकर। जब इन्वेंट्री बिक जाती है तब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तभी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। इसको भी समझा देता हूँ। जब आपने कोई गुड्स परचेज करे, मान लो आपने 2 लाख रुपए के गुड्स परचेज करे, इसको हमने अभी खर्चा मान के यहाँ पर लिखा है कि ये खर्चा है 2 लाख रुपए का। और खर्चा तभी माना जाता है जब उससे कुछ बेनिफिट बिजनेस ने कंज्यूम करा हो। जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाया 1 महीना,
आपने उनसे सर्विस ली, आपने उनसे बेनिफिट लिया, अब आपके लिए वो खर्चा बन गया है। खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। अब आपको उनको सैलरी पे करनी होगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पर टू परचेस लिखा है 2 लाख रुपए से, इसको मैंने खर्चा माना है। अब खर्चा माना है तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम इस गुड्स को बेचेंगे, 2 लाख रुपए के जो गुड्स खरीदे हैं, इनमें से हो सकता है पूरे 2 लाख रुपए के गुड्स बेच दें, या फिर इनमें से कुछ गुड्स बेच दिए जाएं। मान लो इनमें से हमने 1.5 लाख रुपए के गुड्स, 2 लाख के गुड्स थे ना हमारे पास, इसमें से 1.5 लाख रुपए के गुड्स हमने 2.5 लाख रुपए में बेच दिए, प्रॉफिट में बेच दिए। 2 लाख के गुड्स थे जिसमें से 1.5 लाख रुपए के गुड्स हमने 2.5 लाख में बेच दिए। तो इसका मतलब बिजनेस के पास अब कितने रुपए के गुड्स रह गए? बिजनेस के पास अब रह गए, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? क्लोजिंग स्टॉक रह गया 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अगर सेल नहीं हुई होती तो, अगर सेल नहीं हुई होती तो, माल नहीं बिका होता तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता 2 लाख रुपए का, पूरे 2 लाख रुपए का। क्योंकि यही माल हम यहाँ पर लिख देते कि ये माल खरीदा था, ये माल नहीं बिका, अब हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक मान लिया क्योंकि हमारी सेल नहीं हुई। तो अगर माल बिक जाए तो हम उसको सेल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर माल नहीं बिकता, जितना माल नहीं बिकता हम उसको स्टॉक मान लेते हैं। ठीक है। और स्टॉक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में स्टॉक को एसेट साइड में लिखा जाता है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब इन्वेंट्री बिक जाती है तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है ना। यहाँ पर जब आपने गुड्स को बेच दिया इस साइड में, तो 2.5 लाख रुपए का दोबारा से करना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए के गुड्स हमने, या मान लो पूरे 2 लाख रुपए के गुड्स हमने बेच दिए। आसान कर देता हूँ एग्जांपल। 2 लाख रुपए के गुड्स थे, इन 2 लाख रुपए के गुड्स को हमने 3.5 लाख रुपए में बेच दिए। प्रॉफिट कितना आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कब आया? जब आपने रेवेन्यू जनरेट करी, गुड्स को बेचा। जब इन्वेंट्री बिक जाती है तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तभी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है ना। जब आपने इसको खर्चा माना, यहाँ पर आपने सेल दिखाई, तभी आपका प्रॉफिट आया। ठीक है। इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आएगी। परचेज करा गया है, परचेज करा गया है 2 लाख रुपए का, यानी कि 2 लाख रुपए का कैश कम हो गया बिजनेस का। 2 लाख से कैश कम हो गया और इन्वेंट्री हमारी 2 लाख रुपए से बढ़ गई। अब हुआ क्या? रेवेन्यू करी गई, माल बेचा गया। देखो एक सेकंड, पूरा एग्जाम्पल सही से पढ़ना पड़ेगा। परचेज करी हमने 1 लाख रुपए का, 1,000 मीटर का कपड़ा हमने खरीदा, क्लोथ खरीदा 1,000 मीटर का, और पर मीटर है 200 रुपये। तो 200 मल्टीप्लाई 1,000 करोगे तो 2 लाख आएगा। 2 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीदा, तो हमारा 2 लाख रुपए से कैश कम हो गया, यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री है, ये जो कपड़ा है हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री। 2 लाख रुपए से हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। अब हमने क्या करा, ये जो 1,000 मीटर हमने कपड़ा खरीदा था, इसमें से 600 मीटर कपड़ा हमने बेच दिया। कितने रुपए में? 320 रुपये में पर मीटर। हमने 200 रुपये पर मीटर खरीदा था, बेच दिया हमने 320 रुपये पर मीटर। मगर कितना बेचा? 600 मीटर बेचा। 1,000 मीटर हमने खरीदा था, सिर्फ 600 मीटर हमने बेचा। तो टोटल अगर मैं देखूं कितना कमाया मैंने, ये देखो। अगर मैं इस 600 मीटर की बात करूं, इस 600 मीटर को मैंने खरीदा कितने में था? इतने रुपए में खरीदा था। ठीक है। और इसको मैंने बेचा कितने में है? इसको मैंने बेचा है, 600 मीटर को मैंने बेचा है इतने में।
अब आप मुझे बताओ इसमें से कितने का प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये हुआ है प्रॉफिट 72,000 रुपये का, 72,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ये आपकी सेल है, ये आपकी परचेज है, तो 72,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। और जो माल नहीं बिका, आपने 1,000 रुपये का कपड़ा खरीदा था, 600 बेच दिया, तो अब आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है? जो वो इन्वेंट्री जो नहीं बिक पाई वो है 400 मीटर। इसको आपने कितने रुपए में खरीदा था? 200 रुपये पर मीटर में खरीदा था, तो इसका मतलब 80,000 रुपये की आपकी क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या है? आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंस शीट में आप 80,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ रहा है 72,000 रुपये। तो कैश पोजीशन अगर आप देखें, 2 लाख रुपये आपका कैश कम हुआ था, ठीक है। और बिजनेस के पास कैश कितना आया? 1,92,000 रुपये, 1,92,000। कैसे आया? वो ऐसे आया, 600 मीटर कपड़ा आपने बेचा 320 रुपये का, तो वो बनते हैं 1,92,000, 1,92,000, ठीक है। तो आपके पास कैश कितना आया? 1,92,000। और कैश गया कितना था? 2 लाख रुपए का। यानी कि नेट कैश कितना है? -8,000। गया 2 लाख, आया 1,92,000। तो यानी कि आप -8,000 रुपये में है, कैश की बात करूं अगर मैं, मगर इसके बावजूद आपका प्रॉफिट आ रहा है 72,000। प्रॉफिट आपका आ रहा है 72,000 रुपये। हम अगर सिर्फ 600 यूनिट की बात करें तो प्रॉफिट 72,000, और मगर कैश अगर हम देखेंगे हमारे पास -8,000 रुपये। तो ये सब आपको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं है कि खाली आपने देखा कि अरे ग्रॉस प्रॉफिट तो 72,000 रुपये, बिजनेस तो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, आपको पूरी सारी एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपका दिमाग कैश की तरफ भी जाना चाहिए, कैश की पोजीशन भी देखनी है कि जब आपने गुड्स खरीदे थे, 1,000 मीटर खरीदा था आपने, 2 लाख रुपये आपकी जेब से गए थे। जब 2 लाख रुपये गए और इस बदले में सिर्फ आप 600 मीटर ही बेच पाए, तो इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट, आपके पास जो कैश आया वो आया 1,92,000 रुपये। इसकी वजह से आपका कैश अभी रिकवर नहीं हुआ है। अगले साल हो जाएगा वो अलग बात है, मगर फिलहाल आप -8,000 रुपये, अगर मैं सिर्फ कैश की बात करूं तो। प्रॉफिट की बात करूं, बिल्कुल आपने प्रॉफिट कमाया 72,000 रुपये का। ठीक है जी। तो ये मास्टर समरी है। इस समरी को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझो। ये वही है जो अभी हमने सीखा, वही लॉजिक लगेगा इन सभी पर। अगर इसमें से अगर आप ये समझ गए तो आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी। फिर आप जाइए दूसरी कंपनीज की बैलेंस शीट ऑनलाइन निकालिए, उसमें एनालाइज करिए जो आज आज आपने सीखा, उनका वर्किंग कैपिटल निकालिए, ठीक है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट पर। आप देखिए वर्किंग कैपिटल उस बिज़नेस के लिए अच्छी है या नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।